गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार बेटा फिर स्वागत है आपका नई क्लास में। हम क्वेश्चन चैप्टर 6 और क्वेश्चन नंबर 11 आज डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्यायाम और श्वसन संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है, वर्णन कीजिए। यानी व्यायाम करने से हमारा जो सांस लेने वाला सिस्टम है इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम आज वर्णन करेंगे। नंबर 1 है दृढ़ इच्छा शक्ति। नियमित रूप से व्यायाम करने से व्यक्ति की इच्छा शक्ति बढ़ जाती है। जैसे योग के द्वारा विशेषकर प्राणायाम से फेफड़ों को अच्छा व्यायाम होता है। इसके फलस्वरूप इच्छा शक्ति बढ़ जाती है। यानी योग के द्वारा हम अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। नंबर 2, जीवन धरिता में वृद्धि। एक सामान्य व्यक्ति जीवन धरिता 3500 से 4000 सीसी तक होती है। यानी उसकी जो भी पावर या काम करने की या एक स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं इसको, धरिता कैपेसिटी, यानी जो भी बताया था काम करने की क्षमता में होती है। व्यायाम करने से संस्थान की जीवन धरिता में वृद्धि होती है। यानी व्यायाम करेंगे तो जो हमारी काम करने की है क्षमता उसमें वृद्धि होगी। अतः किसी कार्य करने से श्वास की गति और उसकी तीव्रता नहीं आती जितनी कि उसी कार्य करने आरंभ में की जाती है। यानी जो तीव्रता हम करते हैं, जो आरंभ में करते हैं, वो तीव्रता लगातार नहीं बनी रहती। इस प्रकार के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप इस संस्थान का भार सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। यानी जो हमारी भार उठाने की क्षमता है या जो शरीर पर हम भार ले सकते हैं वो क्षमता बढ़ जाती है। व्यायाम करने से लगभग जो कैपेसिटी है वो 55 सीसी तक पहुंच जाती है। वास्तव में अनेक प्रकार की वायु होती है, जैसे डायलन वायु, अपूरक वायु, परिपूरक वायु और एवरिस्ट वायु। इस तरह की वायु शामिल होती है जिससे व्यायाम करने से हमारे शरीर में आती हैं और हमारे शरीर की कैपेसिटी बढ़ जाती है। नंबर 3 पॉइंट है श्वसन क्रिया की दर में कमी। यह निश्चित है कि जब एक अनुभवी खिलाड़ी पहली बार व्यायाम करता है तो उसकी सांस लेने की दर बढ़ जाती है। यानी अनुभवी खिलाड़ी होती है उसकी, पिछले हमने क्वेश्चन में किया था, उसकी सांस लेने की दर बढ़ जाती है। लेकिन यदि वह प्रतिदिन व्यायाम करता है तो उसकी श्वसन क्रिया की दर पहले की अपेक्षा कम हो जाती है। यानी अगर एक अनुभवी खिलाड़ी है वो नहीं प्रैक्टिस में है, व्यायाम में है, तो उसकी जो सांस लेने की क्रिया वो बढ़ जाएगी और जो लगातार व्यायाम करते हैं उसमें उसकी सांस लेने की जो प्रक्रिया दर है वो कम हो जाएगी। नंबर 4 पॉइंट है डायफ्राम और मांसपेशियों में मजबूती। नियमित रूप से व्यायाम करने से जो हमारा डायफ्राम है वो मजबूत हो जाता है और छाती की मांसपेशियों की को मजबूत हो जाती है। इससे जो हमारी जो छाती का मांसपेशी है वो मजबूत हो जाती है। दूसरे श्वास में देरी। नंबर 5 पॉइंट, अनुभवी खिलाड़ी के लिए दूसरे श्वास का जल्दी से आना एक आम बात है। वास्तव में उसके लिए एक
अवस्था और कष्टदायक अवस्था होती है। लेकिन जो खिलाड़ी नियमित रूप से व्यायाम करते हैं उन्हें यह स्थिति कष्टदायक नहीं लगती। कभी कभी जो बहुत अनुभवी खिलाड़ी होती हैं वो दूसरे सांस को बिल्कुल महसूस नहीं करती, यानी कोई भी थकावट या किसी प्रकार की सांस लेने की प्रक्रिया में वो महसूस नहीं करते, बल्कि जो खिलाड़ी स्टार्टिंग में अनुभवी खिलाड़ी नहीं है वो करते हैं। उनकी अपेक्षा ये बिल्कुल ठीक महसूस करते हैं। नंबर 6 पॉइंट है असक्रिय वायु कोशिकाएं सक्रिय हो जाती। यदि कोई नियमित रूप से व्यायाम करता है तो उनकी जो असक्रिय जो सक्रिय नहीं है, मतलब जो कार्य ही नहीं करती हैं, जो बिल्कुल एक अपनी देसी भाषा में कहेंगे बिल्कुल ठप है, उसमें वायु कोशिकाएं फिर से सक्रिय हो जाती हैं। उनमें क्या होता है, रक्त का प्रभाव और वायु का प्रभाव होता है, तो वो दोबारा से काम करना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि प्रतिदिन लंबी अवधि तक व्यायाम करने से ऑक्सीजन की अधिक मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। इसके फलस्वरूप असक्रियता वायु कोशिकाएं उनमें सक्रिय हो जाती है, यानी वो दोबारा से फिर सक्रिय हो जाती है। नंबर 7 है सहन शक्ति में वृद्धि। अधिक लंबी अवधि तक नियमित रूप से व्यायाम किए जाए तो व्यक्ति की सहन शक्ति बढ़ जाती है। कोई भी कार्य बिना आराम किए लंबे समय तक किया जा सकता है। जो व्यक्ति व्यायाम नहीं करते उनकी सहनशीलता में कमी आती है। आपको पता ही, वे किसी भी कार्य को लंबे समय या लगातार नहीं कर सकते। अतः यह कहा जा सकता है कि नियमित व्यायाम करने से जो हमारी सहन शक्ति है वो बढ़ जाती है, जो कार्य करने की क्षमता है जो हमारी वो बढ़ जाती है। नंबर 8 पॉइंट है अवशिष्ट वायु की मात्रा में। यह वायु की वह मात्रा होती है जो श्वास बाहर निकालने से फेफड़ों में रह जाती है। यानी जैसे हम श्वास लेते हैं या छोड़ते हैं तो कुछ वायु है ना जो हमारे फेफड़ों में रह जाती है। यदि हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो यह जो वायु रह जाती है वो फेफड़ों से बाहर आ जाती है। नंबर 9 है फेफड़ों और छाती के आकार में वृद्धि। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से निरंतर व्यायाम करता है तो उसको O2 की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। यानी निरंतर व्यायाम करता है तो ऑक्सीजन की मात्रा उसे अधिक और उसको अधिक श्वास लेना पड़ता है तथा अधिक ही निकासी करनी पड़ती है उसको श्वास की बाहर। इसलिए उसके फेफड़ों और छाती का व्यायाम होता रहता है। कुछ समय के बाद फेफड़े और छाती का आकार में वृद्धि हो जाती है। नंबर 10 पॉइंट है बीमारियों से बचाव। जो व्यक्ति व्यायाम नहीं करता उसके फेफड़े में श्वास लेने बाहर श्वास जाने व बाहर निकलने की गति कम हो जाती है। उसके फेफड़ों में व्यर्थ के पदार्थ जमने लगते हैं और धीरे धीरे फेफड़े खराब होने लगते हैं। इसके विपरीत यदि वह नियमित रूप से व्यायाम करता है तो उसकी जो सांस लेने की अंदर प्रक्रिया है वो उसमें गति होती है और ऐसे व्यर्थ पदार्थ जमते नहीं और बाहर निकलते हैं, जिसके कारण फेफड़े खराब नहीं होते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनको फेफड़ों की बीमारियों से भी
बचा जा सकता है। नंबर 11 पॉइंट और लास्ट पॉइंट है बेटा, ट्राइडल वायु क्षमता में वृद्धि। नियमित व्यायाम करने के फलस्वरूप ट्राइडल वायु क्षमता में वृद्धि होती है, अर्थात हमारे फेफड़ों में अधिक श्वास खींचने और बाहर छोड़ने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है, यानी हमारे जो फेफड़ों की श्वास लेने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, वो अच्छे से सांस लेने की प्रक्रिया को चालू रखता है। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन 11, व्यायाम से हमारे जो श्वसन संस्थान है सांस लेने, उसमें क्या प्रभाव पड़ता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो मेरे से डिस्कस कर सकता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में।